नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी विद्यानगर में कुलपति रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके। पहला समाचार लेते हैं। भारत के बड़े 9 शहरों की यादी में हम तो जानते ही हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, नई मुंबई वगैरह वगैरह, ऐसे 9 शहर है कि जो भारत के बड़े शहरों में गिना जाता है। मैं इस विषय को क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इन 9 शहरों में अभी मकानों की कीमत घट रही है, यानी लोग अब खरीद नहीं रहे हैं। पहले जितने मकान खरीदे जाते थे उतने अभी ये मकान नहीं खरीदे जा रहे हैं। करीब करीब 34% के घर की संख्या बेचने की कमती हुई है, यानी बिक नहीं रहे, 34% कम हुए। चलिए, तो गत साल से इस साल का विषय लिया, लेकिन अगर हम जनवरी से अब चल रहे मार्च तक का भी देखें तो करीब 23% की यानी कम हुई है बेचने की, जो घरों को बेचने की संख्या 23% घट गई है। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखें, यानी कुल कितने यूनिट्स घर के बेचे गए, तो गत साल 1,22,365 घर बेचे गए, लेकिन इस साल ये सिर्फ 80,774 घर बेचे गए, 80,774 यूनिट्स बेचे गए। इसका मतलब कि काफ़ी कमतरता, ये नहीं तो उल्टा ऐसा था कि इन सारे शहरों में सबसे ज़्यादा घर बेचे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए हमें भी सावधान रहना चाहिए उन घरों के बाबतों में। शायद मैं कल और एक विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि भाई कितनी कीमत के घरों की बिक्री बढ़ रही है और कितने कीमत की बिक्री घटी है, ये मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन आज तो यही है कि भाई घर बिकना यह इन 9 शहरों में कम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते। उसी प्रकार का यह दूसरा विषय है कि आजकल नई कार बेचने के लिए ये मैन्युफैक्चरर्स, जो बनाने वाले लोग हैं, कार उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, जैसे मारुति सुजुकी है या हुंडई है वगैरह वगैरह, तो इन नई कारों के लिए आकर्षित करने के लिए कई स्कीम्स ये लोग लगाते हैं कि भाई इतना पैसा कम लगेगा, इतना हम डिस्काउंट देंगे, इतना कैशबैक देंगे वगैरह वगैरह, ऐसी सहूलियत वो बताते हैं। लेकिन फिर भी उल्टा हो रहा है। यह नई कारों की बिक्री, उसकी संख्या पुरानी कारों की बिक्री से कम हो गई, यानी पुरानी कार को बेचना बिक्री बढ़ गई और नए कारों की बिक्री घट गई। उसका प्रतिशत भी आया है, करीब 10 से 12% ऐसा हुआ है कि जो नई कार है वो कम बेची जा रही है। किसकी तुलना में? पुरानी कारों के बारे में। जिसे हम कई बार ऐसा कहते हैं, पुरानी कार न कहे, सेकंड हैंड कार कहे या यूज्ड क्या कार कहे, तो वो ज़्यादा बिकने लगे हैं। अगर यह संख्या अगर हम देखते हैं तो आने वाले साल यानी 2026 तक ऐसा एक अंदाज बना जा रहा है कि भाई $40 बिलियन की कारें, यूज्ड कार 2026 तक बेची जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। एक और भी विषय इसमें देखने जैसा है कि भाई कितनी कारें यूनिट्स में बेची जाती है, एब्सोल्यूट टर्म्स में कितनी कारें बेची जा रही है। करीब करीब 65 से 70 लाख, 65 to 70 lakhs कार्स, यूज कार्स आर बीइंग सोल्ड। वैसे तो कई कंपनियां, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ट्रू वैल्यू, तो मारुति ने अपना ही एक यूज कार का शोरूम चालू कर दिया है। इस प्रकार से वो लोग भी अब इस धंधे में आए हैं। लेकिन ये पुरानी कारों की एवरेज क्या कीमत लगती है? 4.5 से 5 लाख तक ये कीमत चली जाती है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। लेकिन इन कारों की बिक्री 10 से 12% बढ़ रही है
और मैंने जैसे कहा कि भाई $40 बिलियन तक 2026 में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। शायद कुछ समय पूर्व, कुछ महीने पूर्व मैंने आपसे यह कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को हाईएस्ट फॉर एवर अभी तक का जितना डिविडेंड आरबीआई दे सकती थी उससे सबसे ज़्यादा डिविडेंड आरबीआई ने भारत सरकार को दिया। आज मैं आपके सामने पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी हम उन्हें सरकारी बैंक कहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक ने भी अपना जो डिविडेंड देना शुरू किया है वो डिविडेंड गत साल की तुलना में 33% इसमें इजाफा हुआ है। यानी ये पीएसबी करीब ये 12 पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात चल रही है, तो इनका जो मुनाफा है वो बढ़ा है तभी डिविडेंड देंगे ना। तो जो डिविडेंड मिला है बैंकों को, जो 27,830 करोड़ का डिविडेंड इन्होंने बांटा है। डिविडेंड यानी क्या? बैंक जो मुनाफा कमाती है उस मुनाफे का एक हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को देते हैं, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। यानी कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ बैंकों की बड़ी है, अच्छी है। अगर इस डिविडेंड का हम गत साल का देखें तो 20,964 करोड़ रुपए का डिविडेंड गत साल इन पब्लिक सेक्टर बैंकों ने दिया, और इस साल जो मैंने कहा 27,830 करोड़ का उन्होंने डिविडेंड दिया है। देखिए ये सरकारी बैंक मैंने कहा, इसका मतलब क्या कि शेयर होल्डर गवर्नमेंट भी है इन बैंकों में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो मैंने 12 कहा, उन 12 बैंकों में 65% डिविडेंड जो है वो भारत सरकार को जाता है। इसमें 18,000 करोड़ का हिस्सा ये सरकार को मिला गत साल, और इस साल जो है वो उससे भी बढ़कर 13,800 का डिविडेंड भारत सरकार को इन पब्लिक सेक्टर बैंकों से मिला। और जैसे मैंने कहा कि भाई ये मुनाफे में से हिस्सा यानी डिविडेंड, तो ये मुनाफा गत साल कितना हुआ? गत साल 1.05 लाख करोड़ रुपए, 1.05 लाख करोड़, इतना मुनाफा इस पब्लिक सेक्टर बैंक्स को गत साल मिला, और इस साल बढ़ा है। जैसे मैंने कहा डिविडेंड बढ़ा है, तो ये 1.41 लाख करोड़ का मुनाफा इन बैंकों को इस साल मिला है। शायद आपने कई इसके पूर्व मेरे मुंह से सुना होगा कि एक समय था 2014 पहले का, उस समय में इन बैंकों को यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स, ये गवर्नमेंट बैंक सफ़ेद हाथी कहे जाते थे। इनके नुकसान की संख्या, रकम इतनी बड़ी थी कि सरकार को उन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ता था। कॉम्पनसेट शब्द भी ठीक नहीं है, लेकिन एनपीए भी ज़्यादा रहता था। एनपीए वाला टर्म ही बाद में आया, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए उसे सफ़ेद हाथी भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते, फिर से एक बार युद्ध की भूमि पर चलते हैं। कई बार ये बात हुई कि भाई रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हमास और इज़राइल का युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में शायद कल ही मैंने आपसे कहा था कि भाई सुरक्षा के हेतु इक्विपमेंट यानी हथियार खरीदी, इस विषय पर हमने कल बात की थी। आज हम सैनिकों के बारे में, सैन्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। शायद आपको आश्चर्य लगेगा, सबसे ज़्यादा सैनिक जो वियतनाम के पास है उसकी संख्या है 58 लाख, यानी सबसे ज़्यादा सैन्य रखने वाला वियतनाम, और भारत का दूसरा नंबर आता है और वो है 51 लाख। अमेरिका के पास 21 लाख है, चीन के पास 32 लाख है, रशिया के पास 36 लाख है, दक्षिण कोरिया के पास 38 लाख है, और यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है तो उसमें तो कई बार टीवी पर भी इनकी कंपैरिजन अपने सामने देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो रशिया के पास 36 लाख सैन्य है और यूक्रेन के पास 22 लाख का सैन्य है। इस प्रकार से दोनों जो लड़ रहे हैं, तो देखिए आगे जाकर क्या होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इंश्योरेंस प्रीमियम की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपको शायद याद होगा 9/11, फिर मुंबई का ट्रेन का किस्सा, फिर अपने पार्लियामेंट के ऊपर हुआ हमला। ये जो आतंकी हमले हुए, इन आतंकी हमलों की वजह से जो इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाता था इंश्योरेंस कंपनी से, वो बहुत ज़्यादा था। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि भाई गत साल करीब 1655 करोड़ का टेररिज्म का इंश्योरेंस प्रीमियम, टेररिज्म इंश्योरेंस प्रीमियम 1655 करोड़ का इंश्योरेंस कंपनियों को मिला। लेकिन उसमें से क्लेम टेररिज्म के कितने में देने पड़े इंश्योरेंस कंपनी को? सिर्फ 3.12 करोड़ रुपीज़ इनको देना पड़ा। यानी सोचिए कि ये इंश्योरेंस कंपनी को मुनाफा कितना हुआ होगा। इसलिए इन लोगों को ऐसा लगा कि भाई हम लोग ज़रा ज़्यादा ले रहे हैं तो थोड़ा प्रीमियम कम करें। तो 1 अप्रैल, अभी हम 1 अप्रैल के तरफ ही जा रहे हैं, सोचिए। लेकिन ये अप्रैल फुल नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी का स्टेटमेंट है। और इंश्योरेंस कंपनी वाले 1 अप्रैल से 15% प्रीमियम घटाने वाले हैं। यानी टेररिज्म नहीं है, ये ध्यान में आ रहा है। भारत में टेररिज्म का तो इंसिडेंसेस बहुत कम हो रहे, नहीं हो रहे ऐसा भी नहीं है। संभल का किस्सा देखा, नागपुर का किस्सा देखा, तो टेररिज्म नहीं है ऐसा नहीं। कश्मीर में तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो चलता रहता है। इसलिए टेररिज्म पर जो प्रीमियम लिया गया है वो बहुत ज़्यादा है। इसे कम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने तय किया है 1 अप्रैल से हम 15% घटाएंगे। बस इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, आभार।